आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि विशेष जो बोर्ड कैंडिडेट स्टूडेंट है, केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी कॉन्सेप्ट हमेशा वो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो उनके लिए हमने आज लेकर आया है कि विशेष ठोस अवस्था में हम लोग आज के इस वीडियो में बिल्कुल एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन से जो भी संबंधित पॉइंट होते हैं उसको किस प्रकार से लिखेंगे एग्जाम में, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहला सवाल है कि ठोस अवस्था का सबसे पहला कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती हैं, ये बहुत ही बच्चों जैसी सवाल है और बहुत बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थों की तीन अवस्थाएं मुख्यतः होती है। एक ठोस होती है, एक द्रव होती है और एक गैस होती है। और उस समय हम लोग डिफाइन भी किए होंगे कि ठोस वह पदार्थ कहलाता है जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, और द्रव वह पदार्थ होता है जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, और गैस वह पदार्थ होता है जिसमें आयतन और आकार दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि ठोस वह पदार्थ होता है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर कंप्लीट होता है, यानी इसमें क्या होता है, आयतन तथा आकार निश्चित, मतलब कांस्टेंट रहता है। ओके, अब आता है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस को दो भागों में बांटा गया है। यहां पे आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन भी वही है, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। देखिएगा, ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनकर यहाँ पे आ गया है। इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है, यानी वो किसी भी ज्यामितीय शेप में नहीं होता है। तो इसको बहुत ही आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैं बहुत ही इसको शॉर्टकट में बताते चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने कंप्लीट करी होगी, तो उसके आधार पर मैं एक मतलब रिमेंबर या मॉगअप करा रहा हूं कि आपका जो क्वेश्चन हो आसानी से आपके दिमाग में इस वीडियो के माध्यम से आ जाए। जो पढ़े हुए हैं उसको सिर्फ एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, और बोर्ड में जब भी आप एग्जाम में जाएं तो उस क्वेश्चन को आंसर जब भी लिखें तो अपनी भाषा में लिखना है कि स्टूडेंट इज द गिवन आंसर इन ओन वर्ड्स। तो अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करना था, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल, ये सभी क्या है, चारों क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हैं, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है यहाँ पे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं, आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल किसे कहते हैं और धात्विक क्रिस्टल किसे कहते हैं। सभी को बारी बारी से हम लोग डिफाइन करेंगे कि आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें अणु, परमाणु और आयन प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा जुड़े होते हैं, प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। आणविक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जो निर्बल वांडर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं। आणविक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जो निर्बल वांडर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। और सहसंयोजक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहा जाता है जिसमें अणु, परमाणु और आयन सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। और धात्विक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहा जाता है जिसमें धात्विक आयन या धात्विक परमाणु एक दूसरे से
मिले होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी धात्विक परमाणुओं या धात्विक आयनों के मिलने से जिस क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे धात्विक क्रिस्टल कहा जाता है। तो फिर से एक बार इसको रिमेंबर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। अब आता है कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमने नहीं दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है, तो उसका आंसर होगा कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। ये सभी क्वेश्चन बन के यहाँ पे आया हुआ है। मैंने इसको क्वेश्चन पे भी दिया है कि अगर ये पार्ट में भी अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो फिर से एक बार रिमेंबर कर लीजिए कि आयनिक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल कहते हैं जिसमें प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के द्वारा अणु, परमाणु और आयन क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। आणविक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें निर्बल वान डेर वाल्स द्वारा जुड़ा होता है अणु, परमाणु और आयनों का। और सहसंयोजक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें एक अणु, परमाणु और आयन सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। और धात्विक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें धात्विक आयन या परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी धातु, दोनों धातु ही होता है और धातु के परमाणु और आयनों से मिलने से भी धातु ही बनेगा। तो धात्विक क्रिस्टल मुख्यतः धात्विक होती हैं और उसमें धात्विक आयन और परमाणु एक दूसरे से मिले होते हैं। तो इसी प्रकार से इसका आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखें तो अपनी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी पेपर में लिखा रहता है कि स्टूडेंट इज गिवन इन आंसर इन ओन वर्ड्स। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। मैं अभी बता रहा हूं और इससे भी आपको इजीली लैंग्वेज आपको खुद से समझ में आता है, तो आप उस लैंग्वेज में ही उसका उत्तर देंगे। अगला सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ब्रेग समीकरण दो किसी भी ठोस के अंदर जो परमाणु, अणु और आयनों की जो व्यवस्थीकरण होती है, जो उनका तल होता है, तल, लेयर, उन दो तलों के बीच की जो दूरी को मेजर किया जाता है उसे ब्रेग समीकरण से मापा जाता है। तो ब्रेग समीकरण जो है आपको मैं बताता हूं, इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि n लेम्डा इजकल टू 2d साइन थीटा। ये आपका क्या है, इसका मान है समीकरण का, ब्रेग समीकरण का ये मान है, इसको लिख देना है। और ये मान किसके लिए है, तो दो तलों के बीच की दूरी को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रेग समीकरण क्या है, तो ब्रेग समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसे ब्रेग साहब ने दिया था। इसका मान होता है n लेम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, और यह दो ठोसों में उपस्थित परमाणु और अणु या आयनों के दो तलों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इतनी बात को आपको क्या करना है, राइट डाउन कर देना है, लिख देना है। अब आता है एकक सेल किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकक सेल क्या है। तो एकक का मतलब ही होता है कि इकाई। एकक मतलब क्या होता है, इकाई, यानी एक। तो कोई भी जालक बनते हैं या जो भी क्रिस्टल बनते हैं उसकी जो सबसे प्रारंभिक यूनिट होती है, यानी सबसे छोटी यूनिट जो होती है, वही एकक सेल कहलाते हैं। यानी एकक सेलों के मिलने से क्या होता है कि एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो क्रिस्टलों की वो सबसे छोटी इकाई जिसके द्वारा एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, एकक सेल कहलाता है। तो आप समझ चुके हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एकक सेल वैसे सेल को कहते हैं जो किसी भी क्रिस्टल का पुनरावृत्त करने वाला इकाई होता है, पुनरावृत्त करने वाला इकाई होता है, यानी वो इकाई जिसके द्वारा क्या होता है कि बार बार मिलने से एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। अब ये एकक सेल जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक अभाज्य एकक सेल होता है, एकक सेल, और एक होता है केंद्रित एकक सेल। तो देखिए, अभाज्य एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। अभाज्य एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। और केंद्रित एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसमें प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ उसके केंद्र में भी एक जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। अर्थात एक बार फिर से समझिए, यहां पे क्वेश्चन भी बनकर आया है, आप देख सकते हैं 12 नंबर और 13 नंबर। अभाज्य एकक सेल किसे कहते हैं और केंद्रित एकक सेल किसे कहते हैं। तो अभाज्य एकक सेल क्या है, अभाज्य एकक सेल जिसमें केवल कॉर्नर पर जालक बिंदु होते हैं। और केंद्रित एकक सेल में क्या हो जाएगा
केंद्रित एकक सेल की बात होगी तो प्रत्येक कॉर्नर पर के साथ साथ उसके बीच में यानी उसके अंदर में कहीं भी एक जालक बिंदु पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभाज्य एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु होते हैं, और केंद्रित एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसमें प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु के साथ साथ उसके केंद्र पर भी जालक बिंदु या उसके केंद्र के इर्द गिर्द मतलब अंदर में कहीं भी जालक बिंदु पाए जाते हैं। अब यहां पे आता है कि त्रिविम जालक या जालक किसे कहते हैं। त्रिविम जालक या जालक किसे कहते हैं, तो त्रिविम से स्पष्ट हो रहा है कि उसमें 3 एक्सिस यूज किया गया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और कोई भी ठोस होता है तो उसमें 3 एक्सिस निश्चित रूप से पाए जाते हैं। तो ये जो तीनों एक्सिस होते हैं, ये 3 जो एक्सिस होते हैं उसमें ये त्रिविम कहलाते हैं। और तीनों एक्सिस में जो उसमें जालक मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक मैं संरचना आपको दिखा रहा हूं, ये 3 डायमेंशनल शेप आपको दिख रहा है। तो जो 3 डायमेंशनल आपको शेप है इसमें जो यहाँ जालक बिंदु हैं और जो इससे निर्मित हो रहा है, यानी इससे जो निर्मित हो रहा है एक संरचना, यही क्या कहलाता है, त्रिविम जालक कहलाता है। यानी इसमें 1 2 3 4 कई एकक मिलकर एक क्या है ना, एक त्रिविम जालक, और इससे बहुत ज्यादा संख्या में जब मिलाई जाती है तो एक बड़े से क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। तो त्रिविम जालक या जालक क्या है, तो इसको लिखेंगे कि त्रिविम जालक या जालक उसे कहते हैं जो त्रिविम शेप में होता है और प्रत्येक कॉर्नरों पर जालक बिंदु, अणुपरमाणु आयन या इस तरह के कोई भी चीजें उसमें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। इस तरह की चीजें नहीं, मतलब वहीं अणुपरमाणु और आयन यानी जालक बिंदु पाए जाते हैं और त्रिविम संरचना में होती हैं। तो यहाँ पे त्रिविम जालक क्या है और एक जालक बिंदु क्या है, दोनों बातें समझने के लिए है। जालक बिंदु क्या है, तो प्रत्येक कॉर्नरों पर उपस्थित बिंदु ही जालक बिंदु कहलाते हैं। प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित बिंदु ही जालक बिंदु कहलाते हैं, या किसी भी अणुपरमाणु और आयनों में उपस्थित या कोई क्रिस्टल में उपस्थित जो कॉर्नर होते हैं उस कॉर्नर पर जो पाए जाते हैं बिंदु या एकक, वही क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं। यानी जालक बिंदु क्या है, तो जालकों में पाए जाने वाले जो बिंदु हैं जालक बिंदु कहलाते हैं। स्पष्ट शाब्दिक अर्थ अगर निकाले तो कि शब्द से जो अर्थ निकल रहा है कि जालक बिंदु क्या है, तो जालकों के अंदर जो बिंदु पाए जाते हैं जालक बिंदु कहलाते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि अभाज्य एकक सेल या केंद्रीय एकक सेल में कॉर्नरों पर जो बिंदु पाए जाते हैं वही बिंदु क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन ये बाद में लिखा गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको आप क्या करेंगे ना, बैक करके देख लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी चीजें हैं कॉन्सेप्टली क्लियर हो जाएगा। और इसको मैं जो बोल रहा हूं उसकी लैंग्वेज को लिख भी लीजिए, लिखने का भी प्रयास करिए और 1-2 बार देख लीजिएगा तो काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। है 14 नंबर, जो अभी हमने छोड़ दिया था। स्पेस लैटिक्स क्या है, इसको देख लीजिए। स्पेस लैटिक्स क्या है, स्पेस लैटिक्स किसे कहते हैं, तो स्पेस लैटिक्स को हम काफी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि त्रिविम में बिंदुओं का एक ज्यामितीय नियमित एरे को क्या कहा जाता है, स्पेस लैटिक्स कहा जाता है। यानी त्रिविम में जो निश्चित एक एरिया होता है, एरे मतलब एरिया, यानी त्रिविम जालक जो है उसके एरिया जो होता है वो उसमें जो एरे होता है मतलब बाकी जो एरिया होता है उसी को क्या कहता है, स्पेस लैटिक्स कहा जाता है। समझ में आ गया ना, त्रिविम के अंदर एक निश्चित एरे को ही लैटिक्स बिंदु स्पेस लैटिक्स कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 नंबर सवाल है आपके सामने, घनीय एकक सेल किसे कहते हैं। देखिए एकक सेल जो होते हैं कई शेप में होते हैं, रोम्बोहेड्रल होते हैं, टेट्रागोनल होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं, बहुत सारे होते हैं संरचना। लेकिन घनीय एकक सेल विशेष रूप से एग्जाम में आपका कॉम्पिटिशन जो 12th का एग्जाम है इसमें पूछा जाता है कि घनीय एकक सेल क्या है। तो वैसे एकक सेल जिसमें जो जालक का निर्माण होता है एक घन के शेप में होता है,
वैसा एकक सेल जिस जालक का निर्माण एक घन के आकृति में होता है वो घनीय एकक सेल कहलाता है। आप इसको स्पष्टली समझ लीजिए कि घनीय एकक सेल शब्द से ही स्पष्ट है या क्वेश्चन में लिखे गए शाब्दिक अर्थ से निकाला जाता है। तो घनीय एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसकी आकृति या जिसका शेप एक घन के आकृति में या घन के आकार में होता है। चलिए, अब घनीय एकक सेल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि ये 3 प्रकार का होता है, ACC, BCC एंड FCC। अब देखिए ACC यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल किसे कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल किसे कहते हैं और फेस सेंटर क्यूबिक एकक सेल किसे कहते हैं। इसके जितने प्रकार है ये सभी क्वेश्चन बन के आते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझना है और इससे जुड़ी हुई जितने भी क्वेश्चन है उसको अभी इसी में कंप्लीट कर लेने की जरूरत है। तो घनीय एकक सेल 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, सिंपल क्यूबिक एकक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल एंड FCC क्यूबिक एकक सेल। अब यहाँ पे सिंपल क्यूबिक एकक सेल क्या है, अर्थात सिंपल क्यूबिक एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक एकक सेल कहा जाता है। यानी जालक बिंदु कितने होंगे, तो 8 होंगे। इसमें कितने जालक बिंदु होंगे, तो जालक बिंदु इसमें होंगे, जालक बिंदु 8 होंगे, क्योंकि प्रत्येक कॉर्नर पर होंगे। यानी एक घन में कितने कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर होते हैं। तो जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब यहां पे आता है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल किसे कहते हैं। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल वैसे सेल को कहते हैं जिसके प्रत्येक जालक बिंदु पर एक एक अणु परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ उसके केंद्र में एक अणु परमाणु और आयन उपस्थित होता है। तो 8 जालक बिंदु कॉर्नर पर और एक केंद्र में, इसको मिलाकर हो जाता है जालक बिंदुओं की संख्या 9। और फेस सेंटर क्यूबिक एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसके प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ उसके फेस पर यानी सतह पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित होता है। यानी जालक बिंदु, तो एक घन में कितने कॉर्नर होते हैं, तो एक घन में 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 प्लस उसके प्रत्येक फेस यानी सतहों की संख्या कितनी होती है, 6। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाता है, 14। यानी 14 जगह जालक बिंदु पाए जाते हैं। आप अगर जो किसी घन को आप लेंगे, यहां पे देख सकते हैं, तो जैसे कॉर्नर को समझिए, तो एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, 5वां कॉर्नर, 6ठा कॉर्नर, 7वां कॉर्नर और 8वां कॉर्नर। यानी 8 कॉर्नर इस सब में होगा, BCC हो, FCC हो और ACC हो, लेकिन इसके केंद्र में हो जाएगा, मतलब बीचों बीच हो गया केंद्र में, तो वो हो गया कौन सी, BCC। और जिसमें केंद्र में कहीं कुछ नहीं था, खाली कॉर्नर पर था, तो क्या हो गया, ACC। और FCC में क्या है कि केंद्र पर नहीं रहेगा, केंद्र पर नहीं रहेगा, बल्कि एक ये सतह हुआ, तो इस सतह पर एगो ये सतह हुआ मान लीजिए, तो एक यहाँ पे, एक ये सतह हुआ, तो एक यहाँ पे, एक ये सतह हुआ, तो एक यहाँ पे, और एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। तो बाहर की तरफ इसमें और अंदर की तरफ में इसमें, यानी कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14। यानी जालक बिंदुओं की संख्या इसमें 14 होती है। अब यहाँ पे कुछ और सवाल आते हैं, जैसे ACC में संकुलन क्षमता कितना होता है, यानी वो कितना स्थान को घेरे रहता है और कितना स्थान खाली रहता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो ACC में संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता को पैकिंग क्षमता भी कहा जाता है। क्षमता, यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि पैकिंग या संकुलन क्या है। ओके, पैकिंग या संकुलन क्या है, तो संकुलन क्षमता ACC में जो होता है आपका, वो होता है 52%, और BCC में जो होता है संकुलन क्षमता वो आपका होता है 68%, और FCC में जो संकुलन क्षमता होता है वो आपका होता है 74%। ये आपको हमेशा याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जाता है। अब आता है यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है कि लैटिक्स बिंदुओं की गणना,
BCC, FCC एंड SCC, BCC एंड FCC में लैटिस बिंदु की गणना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि लैटिक्स बिंदु क्या है, लैटिक्स बिंदु किसे कहते हैं, क्या है लैटिक्स बिंदु। तो लैटिक्स बिंदु को जब हमें समझना है तो इसमें जो कॉर्नर पर जालक बिंदु उपस्थित है वो कितने भाग हैं। तो एक बड़ा सा गोला है, उसको 8 भागों में, अब देखिए इसको 4 भागों में दिखाया गया है, अब इसमें भी फिर एक एक भाग क्या हुआ है, काटा गया है, और ये जो एक भाग है यहाँ पे उपस्थित है। तो एक गोले का, पूर्ण गोले का कितना भाग है, 1/8 है। तो 1/8 हिस्सा प्रत्येक कॉर्नर पर है, और कितने कॉर्नर है, तो 8 को कॉर्नर है, तो 8 से 8 कट गया तो यानी 1, यानी लैटिक जालक बिंदु 8 है, इसलिए इसकी लैटिक्स बिंदु कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लैटिक्स, सॉरी एक मिनट, यहां दिखाई आपको नहीं देखा यहां पे मैं लिख देता हूं, ये लैटिक्स बिंदु किसका हो गया, यहां पे देखिए लैटिक्स बिंदुओं की संख्या, ये किसका हो गया, ACC का हो गया। अब आते हैं BCC में। तो BCC में भी आप जानते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु है, तो प्रत्येक कॉर्नर वाला पहले निकाल लीजिए, और एक वो पूरी केंद्र के अंदर है, यानी पूरे बीच में है, यानी इस तरह से। तो ये आपका 8 से 8 कट गया, तो 1 + 1 = 2 हो गया। एक किसका निकल गया, BCC का। क्या निकला, लैटिस बिंदुओं की संख्या। और यहाँ पे हम एक जगह नहीं है, इसमें हम यहाँ पे दिखा देते हैं। FCC में देख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। FCC में देखिए, FCC में लैटिक्स बिंदुओं की संख्या कुल कितनी है। तो FCC में लैटिक्स बिंदुओं की संख्या जो है आपका है कि प्रत्येक कॉर्नर पर तो रहेगा ही रहेगा, तो प्रत्येक कॉर्नर पर है, तो इसलिए 1/8, यानी एक कॉर्नर पर 1/8 हिस्सा है, और 8 कॉर्नर है, प्लस 6 सतह हैं, और सतहों पर कितना हिस्सा है, आधा हिस्सा है, 1/2, 1/2, मतलब 1/2 हिस्सा प्रत्येक सतह पर है, तो 6 सतह है। अब देखिए 8 से 8 कट गया, 2 से 6 कटा तो 3 हो गया। तो 3 और 1 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी FCC में लैटिक्स बिंदु की संख्या 4 हो जाएगी। फिर से मैं लिख देता हूं, SCC में लैटिक्स बिंदु की संख्या 1, BCC में लैटिक्स बिंदु की संख्या 2, और FCC में लैटिक्स बिंदु की संख्या 4। तो ये लैटिक्स बिंदु भी क्लियर हो गया, संकुलन क्षमता भी क्लियर हो गया। संकुलन क्षमता यानी पैकिंग क्षमता, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि संकुलन क्षमता यानी उसकी पैकिंग, यानी कितना वो एरिया को धारिता है, धारिता भी कह सकते हैं, कितना एरिया को उस घन में कवर किया गया और कितना स्पेस खाली हो। तो खाली स्पेस अगर जो निकालना होगा तो इसमें से क्या करेंगे ना कि 100% में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 100% जब इसमें से माइनस किया जाएगा तो इसमें खाली स्थान BCC का कितना निकल जाएगा, ACC का कितना निकल जाएगा। तो 52 में से जब 100 में से 52 घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 26। तो इस प्रकार से इसके खाली एरिया भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुका है, यानी ACC BCC का जितना भी पॉइंट्स है हमने कंप्लीट किया। अब आता है कि पैकिंग क्या है या क्लोज पैकिंग क्या है, संकुलन क्या है। ये सवाल है आपका कि पैकिंग क्या है, संकुलन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पैकिंग या संकुलन किसे कहते हैं, जब भी किसी भी जैसे हमने कई बार देखा है कि पैकिंग का अर्थ ही होता है कि इस प्रकार की किसी भी चीज़ की सजावट जिसमें कम से कम खाली स्थान बचने की उम्मीद होती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैकिंग कहते हैं। यानी पैकिंग जब भी होता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि खाली स्थान कम से कम बचना चाहिए। तो उसी प्रकार इसमें समान के जगह हम क्या कर देंगे, अणु परमाणु आयन कर देंगे। यानी अणु परमाणु और आयनों की ऐसी व्यवस्थीकरण या ऐसी सजावट जिसमें कम से कम खाली स्थान बचता हो, तो वो क्या कहलाता है, क्लोज पैकिंग या पैकिंग या संकुलन कहलाता है। यानी उसे कई नामों से जानते हैं। तो इसको आप कंप्लीट कर चुके हैं। 21 नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ये सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होते जा रहा है, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन की क्लोज पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लोज पैकिंग जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनकर आया हुआ है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, 2 प्रकार की पैकिंग होती है।
और यहाँ पे क्लोज पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो क्लोज पैकिंग 2 प्रकार के होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देख लीजिए क्वेश्चन सभी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपका अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, यानी इसको बोल सकते हैं ACP, ठीक है शॉर्ट में, और इसको बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें 6 और इसमें 4। अब देखिए ये छक्का चौका, इसका क्या है ट्रिक है छक्का चौका, याद रहेगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि 6 अणु परमाणु और आयनों को वो टच करता है, 6 अणु परमाणु और आयनों को वो छूता है, यानी एक अणु, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं इसकी संरचना हम दिखा रहे हैं। आप इसमें देख रहे होंगे। अब जैसे यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्यूबिक हो गया और हेक्सागोनल भी यहां पे दिखा दे रहे हैं। आपने मोदनम या लड्डू को सजाए हुए देखा होगा। अब यहाँ पे एक देखिए काफी फ्रेश संरचना यहाँ पे बना है। जैसे ये क्या हो गया, एक परमाणु आयन हो गया। अब इसको ये भी छू रहा है, ये भी छू रहा है, ये भी छू रहा है, यानी एक अणु परमाणु और आयनों को कितना छू रहा है? 6 छू रहा है। मतलब एक अणु परमाणु और आयनों को 6 छुएगा, तो क्या हो गया हेक्सागोनल। और क्यूबिक में देखिए एक ये है, ये और ये नहीं छू रहा है, खाली ये छू रहा है, ये छू रहा है और ये छू रहा है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग वैसे क्लोज पैकिंग को कहते हैं जिसमें एक अणु परमाणु और आयन 4 अणु परमाणु और आयनों को स्पर्श करते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहलाएगा। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वैसे क्लोज पैकिंग कहेंगे जिसमें एक अणु परमाणु और आयन 6 अणु परमाणु और आयनों को स्पर्श करते होंगे। तो ये जितना हमने क्वेश्चन इसमें लिखा था, यानी 24 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन, अच्छिद्र या होल किसे कहते हैं? 25वां नंबर सवाल आपके सामने है और इसको समझना है कि अच्छिद्र या होल किसे कहते हैं। इसे कहीं कहीं छिद्र भी लिखा हुआ रहता है, तो छिद्र या होल किसे कहते हैं? जैसे कि कभी भी अणु और परमाणु और आयनों की सजावट होती है, जब पैकिंग होती है, तो पैकिंग के दरमियान जब जो अणु परमाणु और आयन अपने जगह को छेक लेते हैं या उसको मान लीजिए कि उसको पकड़ लेते हैं, तो उसमें जो कुछ खाली स्थान बच जाते हैं, उस खाली स्थान में जो एक संरचना बनती है, जो रिक्तियाँ उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहा जाता है? छिद्र या होल कहा जाता है। तो इसको परिभाषित करना होगा तो आप ऐसे आराम से परिभाषित कर सकते हैं कि क्लोज पैकिंग के दरमियान या क्लोज पैकिंग के द्वारा जब अणु परमाणु और आयनों की एक अच्छी व्यवस्थीकरण की जाती है, तो उस अणु परमाणु और आयनों के बीच में जो खाली स्थान या रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है, उसे उन्हीं रिक्तियों को होल या छिद्र कहा जाता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अणु परमाणु और आयनों के बीच उपस्थित खाली स्थान को छिद्र या होल कहा जाता है। एक लाइन में अणु परमाणु और आयनों के बीच में जो खाली स्थान या रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है, उसे ही छिद्र या होल कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि ये होल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल होता है और एक ऑक्टाहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों, ये नया क्वेश्चन बन के आया है 26वां नंबर और 27वां नंबर। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, आपको दिख रहा है कि टेट्राहेड्रल होल किसे कहते हैं और ऑक्टाहेड्रल होल किसे कहते हैं। तो टेट्राहेड्रल होल वैसे होल को कहते हैं जिसके एक परमाणु अणु और आयन 4 अणु परमाणु और आयनों से घिरा हुआ जो एरिया होता है, छिद्र होता है, वो क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल होल कहलाता है। और 3 अणु परमाणु और आयनों से घिरा हुआ जो छिद्र होता है, वो ऑक्टाहेड्रल होल कहलाता है। तो इसको डिफाइन करना है काफी आसानी से कि टेट्रा मतलब होता है 4 और ऑक्टा मतलब होता है 8, लेकिन यहाँ पे 8 के बदले 3 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। और टेट्रा मतलब 4 या 4 के 4 ही हैं। तो टेट्रा मतलब होता है कि वैसे होल, टेट्राहेड्रल होल वैसे होल को कहते हैं जो एक
होल 4 अणु परमाणु और आयनों के बीच में अवस्थित होता है, या 4 अणु परमाणु और आयनों से घिरा हुआ वह रिक्ति या वह खाली स्थान जो होल कहला रहा है, वो कौन सा होल कहलाएगा? तो टेट्राहेड्रल होल कहलाएगा। ऑक्टाहेड्रल होल वैसे होल को कहते हैं जो 3 अणु परमाणु और आयनों से घिरा हुआ होता है। तो ये दोनों आप क्वेश्चन को काफी आसानी से समझ चुके होंगे, इसको लिख भी लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि छिद्र या होल किसे कहते हैं, दोनों प्रकारों की चर्चा करें 2 नंबर में, तो ये तीनों क्वेश्चन कंबाइंड करके आ जाएगा। कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो उसको चित्र बनाकर दर्शाना पड़ता है। अगला सवाल आपका है 28 नंबर। 28 नंबर सवाल है कि अर्धव्यास अनुपात क्या है? अर्धव्यास अनुपात को R प्लस बटा R माइनस से भी डिनोट किया जाता है, यानी R प्लस बटा R माइनस यानी धन आयन और ऋण आयनों के जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही अर्धव्यास अनुपात कहलाता है। R प्लस बटा R माइनस मतलब धन का त्रिज्या बटा माइनस आयन का त्रिज्या, यानी केटायनों और एनायनों के त्रिज्याओं के अनुपात को अर्धव्यास अनुपात कहा जाता है, या धनायनों और ऋणायनों के त्रिज्याओं के अनुपात को अर्धव्यास अनुपात कहा जाता है। बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि अर्धव्यास अनुपात क्या है, यानी त्रिज्याओं के अनुपात। तो किसके त्रिज्याओं का अनुपात? यानी धनायनों और ऋणायनों के त्रिज्याओं के अनुपात या केटायनों और एनायनों के त्रिज्याओं के अनुपात। तो इस चीज को आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, और इसी अर्धव्यास अनुपात पर निर्भर करता है समन्वय संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या अर्धव्यास त्रिज्याओं के अनुपात के पर आधारित एक संख्या होता है जिसे हम समन्वय संख्या कहते हैं। इसे कैसे समझा जाएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो देखिए R प्लस बटा R माइनस का मान अगर 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में होता है तो समन्वय संख्या 4 हो जाती है। R प्लस बटा R माइनस में 0.414 से 0.732 के बीच में होता है तो समन्वय संख्या 6 हो जाता है। और R प्लस बटा R माइनस का मान 0.732 से जब अधिक हो जाता है तो समन्वय संख्या 8 हो जाता है। इसको हमें क्या करना है, इस मान को याद रखना है, और एक पक्का जो होता है 1 नंबर में भी आ सकता है कि त्रिज्याओं का अनुपात इतना हो तो समन्वय संख्या बतावें। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन ये क्लियर भी कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक समझना है, यानी यहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि समन्वय संख्या क्या है। तो समन्वय संख्या ऐसी संख्या है जो अर्धव्यास त्रिज्याओं के अनुपात पर निर्भर करती है, आधारित होती है। यह संख्या त्रिज्याओं के अनुपात पर बताई जाती हैं, त्रिज्याओं का अनुपात। अब इसको प्रमाणित भी किया जाता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो यह 0.225 और 0.414 के बीच में समन्वय संख्या 4 हुई तो क्यों हुई, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में डिफाइन किया जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में जब पढ़ाया था आपको संकुलन क्षमता कि एसीसी की संकुलन क्षमता 52% होती है, लेकिन 52% कैसे होती है इसको भी प्रमाणित किया जाता है। लेकिन जब हम शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो उतनी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो उसको प्रमाणित करना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि यह मान आया तो आया कैसे और किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट की तरह समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ठोसों में पाए जाने वाले दोष कौन कौन है और किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से हाईलाइटेड कर देता हूँ VVI, यानी ये जो सवाल है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और हर बार हर साल पूछे जाने वाले सवाल हैं। कुछ सवाल जो है जो काफ़ी फेमस रहे हैं, जिसमें शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष इतने फेमस सवाल हैं कि अगर जो आप क्वेश्चन बैंक में अगर जो 10 साल पिछले रिकॉर्ड आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह हर 1-2 साल में रिपीट होते रहता है। इसलिए ये जो अभी 30 नंबर से लेकर हम लोग 34 नंबर तक सवालों की चर्चा करने वाले हैं, इसको काफ़ी ध्यानपूर्वक आपको समझने की जरूरत है। तो ठोसों में पाए जाने वाले दोष कौन कौन है और किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आता है कि किसे कहते हैं ठोसों में दोष। तो ठोसों में जब कीटायन और एनायन गायब हो जाते हैं समान संख्या में, भिन्न संख्या में, और उससे जो रिक्तियाँ उसमें उत्पन्न हो जाती है या जो गैप बन जाते हैं और उस गैपों के कारण जो उसमें दोष उत्पन्न होता है उसे ही ठोसों में पाए जाने वाला दोष कहा जाता है। एक लाइन में बोलें तो इसको बोलेंगे कि ठोसों में होने वाले आयनों से या परमाणुओं से या अणुओं से जो दोष उत्पन्न होता है या उनके गायब होने से जो उसमें रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है उसे ही क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। आप लोग कंप्लीट हो चुका है। अब आता है कि ठोसों में पाए जाने वाले दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोसों में पाए जाने वाले दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः
4 प्रकार के होते हैं, या कहीं कहीं 3 प्रकार का होता है। अंतराकाशीय ठोस को नहीं लिखता है, लेकिन यहां पे हमने अंतराकाशीय ठोस को भी लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूं कि एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है ये। अब इसको मैंने 4 क्वेश्चन में अलग अलग लिखा है। आप यहां देख सकते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। शॉर्टकी दोष दिख रहा होगा आपको, फ्रेंकल दोष, अंतराकाशीय दोष और एफ केंद्रक या नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। इसको 2 नामों से जाना जाता है, एफ केंद्रक दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष भी कहा जाता है। अब देखिए इसको कैसे और किस प्रकार से समझना है। तो सबसे पहले हम यहां पे एक देखते हैं शॉर्टकी दोष क्या है। शॉर्टकी दोष में यहां पे जो आयन होते हैं आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए, इसको एक चित्र बनाइएगा जरूर, ठीक है ना, एग्जाम में। इसमें जब हम क्वेश्चंस को यहां पे देख रहे होंगे, देखिए चलिए ये प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ये कंप्लीट हो गया, एक छोटा सा मॉडल्स है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि शॉर्टकी दोष क्या है। तो शॉर्टकी दोष वैसे दोष को कहा जाता है जिसका प्रतिपादन शॉर्टकी साहब ने किया। उन्होंने इस दोष में बताया कि शॉर्टकी साहब ने ये दोष में बताया कि जब भी कीटायन और एनायन गायब होते हैं तो समान संख्या में गायब हो जाते हैं। तो ऐसे दोष को क्या कहा गया, शॉर्टकी दोष कहा गया। यानी शॉर्टकी दोष वैसे दोष को कहा जाता है जिसमें कीटायन और एनायन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, और वो भी कितने, समान संख्या में। अगर जो 2 कीटायन गायब हुआ तो 2 एनायन गायब होगा, तो समान संख्या में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 प्लस चार्ज को हम हटा देते हैं तो 2 माइनस चार्ज भी यहां से क्या हो गया, गायब हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो 2 जैसे यहां से प्लस चार्ज गायब हुआ और फिर आपको प्लस चार्ज यहां से गायब हुआ, तो 2 प्लस चार्ज गायब हुआ तो 2 माइनस चार्ज भी गायब हुआ। तो इस तरह की जब स्थिति बनेगी तो ये क्या कहलाएगी, शॉर्टकी दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शॉर्टकी दोष। ठीक है, तो शॉर्टकी दोष कंप्लीट हो चुका होगा। ये क्वेश्चन का आंसर में लिखेंगे, इस चित्र को बना देंगे और कीटायन एनायन लिखकर, धनायन और ऋणायन लिखकर उसमें लिखेंगे कि समान संख्या में कीटायन और एनायनों के गायब होने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे ही शॉर्टकी दोष कहा जाता है। इसके शॉर्टकी साहब ने बताया, और विभिन्न 2-4 और लाइन को आप अच्छे से उसमें डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, और सजाकर इसको चित्र को बना देना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंकल दोष। मैं थोड़ा सा इसी चित्र में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कंप्लीट हो गया आपका, यहां माइनस था, यहां प्लस था, यहां आपका माइनस था और यहां पे प्लस था, ठीक है। अब यहां पे आपका कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि आयन गायब होते हैं, लेकिन वो गायब होकर खत्म नहीं हो जाते हैं, बल्कि इंटरस्टिशियल स्थान पर चले जाते हैं। जैसे इंटरस्टिशियल स्थान क्या होगा, जैसे ये प्लस गायब हुआ तो प्लस जब गायब होगा तो इंटरस्टिशियल उसका स्थान होगा माइनस, यानी माइनस किसी माइनस के पास जाकर सट जाएगा, और माइनस गायब होगा तो किसी क्या हो जाएगा, प्लस के साथ जुट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि फ्रेंकल दोष वैसे दोष को कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष। अब इसमें क्या हो रहा है कि आयन जो गायब हो रहे हैं, यानी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज गायब हो रहे हैं, तो अपने स्थान से गायब होकर इंटरस्टिशियल स्थान पर चले जा रहे हैं। यानी वैसे दोष जिसमें कीटायन और एनायन अपने स्थान से गायब होकर इंटरस्टिशियल स्थान पर चले जाते हैं, फ्रेंकल दोष कहलाते हैं। अब आता है अंतराकाशीय दोष। ये बहुत आसान सवाल है। अंतराकाशीय दोष वैसे दोष को कहते हैं जिसमें फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों पाए जाते हैं। अंतराकाशीय दोष वैसे दोष को कहते हैं जिसमें फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों पाए जाते हैं। तो आप समझ ही गए कि फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष क्या है, और इस तरह से दोनों जब उसमें पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अंतराकाशीय दोष कहेंगे। तो ये एक लाइन का था, ये आसानी से समझ में आ गया। अब एफ केंद्रक दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष क्या है। तो एफ केंद्रक या नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में क्या होते हैं कि कीटायन और एनायन इसमें से गायब होते हैं, लेकिन वह एक पूर्ण संख्या में नहीं होते हैं, बल्कि उनका पूर्ण संख्या नहीं होता है, वो अनुपातिक मान में होते हैं। मतलब 3 गायब होगा कीटायन तो 4 गायब होगा एनायन, मतलब उनकी कभी
कटेगा नहीं, वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, यानी उनका अनुपात पूर्ण संख्या नहीं होगा। यानी एफ केंद्रक या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष किससे कहते हैं, जिसमें केटायन और एनायन गायब होते हैं लेकिन उनका अनुपात पूर्ण संख्या में नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, एफ केंद्रक या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। अब ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ठोसों में पाए जाने वाले दोष कौन है और उसे किससे कहते हैं, और ये चारों चीजों को उसी में इंक्लूड करके लंबा क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है।